नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। इस चरण को लेकर रण महाभीषण है। अपने अपने वादे, अपने अपने दावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा दावा किया है। वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी गेन करेगी, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है रिकवरी स्टेट। रिकवरी स्टेट वह है बंगाल। इससे पहले रिकवरी स्टेट के बारे में उत्तर प्रदेश की चर्चा होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा रिकवरी स्टेट होगा बंगाल। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि रिकवरी चाहिए क्यों? क्या कहीं बड़ा नुकसान हो रहा है बीजेपी को, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा रिकवरी स्टेट पश्चिम बंगाल है। ये जो रिकवरी वाला मसला है, ये यूपी से शिफ्ट होकर पश्चिम बंगाल कैसे पहुंचा, ये गणित बड़ा दिलचस्प है। बहुत सारे लोग इस गणित को समझाने को समझने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्य चेहरा हैं, इंडिया गठबंधन में नहीं हैं, लेकिन वो ना होते हुए भी हैं। वो एक बार कह चुकी हैं कि हम समर्थन देंगे। फिर थोड़े दिनों बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन वहाँ वाम दल भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही, ममता बनर्जी भी लड़ रहे हैं, बीजेपी भी लड़ रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और ममता बनर्जी में अगर सीधी फाइट होती, यानी इंडिया गठबंधन की, तो बीजेपी फायदे में रहती। लेकिन वाम मोर्चा और कांग्रेस के लड़ने से फायदा ममता को होगा। खैर, फायदा नुकसान कुछ भी हो, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा रिकवरी स्टेट बंगाल होगा, ये बात बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। क्या बंगाल में बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है क्या पिछले बार के मुकाबले? या सबसे ज़्यादा बढ़त बंगाल में अर्जित करने जा रही है क्या? क्या बीजेपी को उत्तर प्रदेश से वो उम्मीद नहीं है क्या जो 80 में 80 की बात हो रही थी? या बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि हर स्टेट से झोला भर के, झुआ भर के सीटें जीतने की रणनीति बनाते हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर भी और कागजों पर भी बहुत मजबूत पार्टी है, और कोई इस मुगालते में रहे नहीं कि बीजेपी कोई हवा में उड़ जाएगी। लेकिन इस बीच परसेप्शन बनाने की लड़ाई है, अवधारणा साबित करने की लड़ाई है, और ये लड़ाई छेड़ी है नीतीश कुमार को लेकर। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने आज कहा कि 4 जून वो तारीख होगी कि चाचा बड़ा फैसला लेंगे। पत्रकारों ने बहुत घेरा, कहा बताओ भाई, क्या आपके साथ आएंगे? बोले देख लीजिएगा, बड़ा फैसला होगा, बड़ा फैसला होगा। ये कहते हुए तेजस्वी यादव चले गए। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और मीसा भारती, जो तेजस्वी की बहन है, बड़ी बहन है, चुनाव लड़ रही हैं, इनका भी एक आपस में बातचीत करता हुआ वीडियो भी बहुत चर्चा में है। प्रचार का एक तरीका भी ये ईजाद किया है इंडिया वाले गठबंधन के युवा नेताओं ने, वो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। उसमें ये लोग बातें कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी निपट गए हैं। लेकिन क्या धरातल पे नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी निपट गई है क्या? ये सहज गले किसी के उतरेगा नहीं, क्योंकि भाजपा का जो वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का जो लाभार्थी है, वो मजबूती से खंभा पकड़े खड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी के साथ में। ये बात भी विपक्ष को स्वीकार करनी चाहिए। अब कुल मिलाकर पूरा गणागणित, चूंकि बंगाल सबसे बड़ा स्टेट है और वहां बीजेपी ने कह दिया भाई रिकवरी स्टेट है, तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी का रोड शो आज भी दनादन हुआ, और खूब वो कोलकाता में रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने काफ़ी ताकत लगाई, जैसे वो विधानसभा के चुनाव उन्होंने लगाई थी। मोदी वर्सेस ममता था, इस बार भी मोदी वर्सेस ममता ही है। बीजेपी का मुख्य हथियार संदेश खाली रहा, जो उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आई, बाद में उसके वीडियो आए। संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को बीजेपी ने टिकट देकर सिंपैथी वोट, यूं कहें कि महिला अधिकारों की बात की, लेकिन बाद में संदेश खाली का पूरा मामला ममता बनर्जी ने ऐसा मैनेज किया, या यूं कहें कि उसके तमाम काउंटर वीडियो भी जारी हो गए
जिसमें कहा गया कि वास्तव में वो मसला था ही नहीं जैसे बीजेपी ने प्रस्तुत किया। खैर, ये पूरी लड़ाई गुणा गणित अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि 1 तारीख को जब वोट पड़ रहे होंगे इस देश में अंतिम चरण के लिए, तो इंडिया वाले गठबंधन के नेता दिल्ली में बैठक कर रहे होंगे। ये बैठक किस बात के लिए है? क्या इंडिया गठबंधन को लगता है कि अगर वो कहीं बहुमत के करीब पहुंचे तो उन्हें क्या कोई रणनीति बनानी भी चाहिए? तो ये बैठक क्या संकेत और इशारा कर रही है? और दूसरी तरफ खबरें भी आ रही हैं कि बीजेपी की बैठक भी बड़ी गंभीर चल रही है। तो इन बैठकों को लेकर जो अपडेट है कि क्या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, तो बहुमत का जुगाड़ इनको भी चाहिए उनको भी चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता 400 पार कह के खुद को विपक्ष से बहुत आगे दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर जो आज गुगली फेंकी है तेजस्वी यादव ने, उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने जेल से छूटते ही कहा था कि ये जो चुनाव है अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। योगी जी लगातार उसकी सफाई भी दे रहे हैं और लगातार कल भी उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल की अपनी मानसिकता हो सकती है, हम संगठन और पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं, बहुत सारी ये चीज़ें हैं। लेकिन आज मंथन में चर्चा ऐसी बात की कि योगी के बाद अब नीतीश पर भी गुगली। ग्राउंड लेवल पर जाइए, अगर 10 लोगों से बात करिए तो 5-6 लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मोदी जी ने घर दिया, मोदी जी ने राशन दिया, मोदी जी ने इलाज दिया, हम तो उन्हीं को वोट देंगे। ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो किस आधार पर विपक्ष कह रहा है कि मोदी को सत्ता से बाहर कर देगा? वो कौन सा आधार है? विपक्ष के एक नेता कह रहे थे कि मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए 50-60 सीटें तो कम नहीं है। तो क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की 50-60 सीटें जो 303 उसकी थी पिछली दफा, क्या वो कब कर पाएंगे? क्योंकि एनडीए तो 350 के आसपास था। तो क्या विपक्ष का लक्ष्य 50-60 सीटें हैं कि बीजेपी 50-60 सीटें कम रहे, बीजेपी बहुमत में ना रहे, एनडीए के जो अन्य दल हैं उनकी बैसाखी पर बीजेपी रहे? क्या इस मंशा के साथ विपक्ष चुनाव में गया है, या विपक्ष की मंशा अपनी सरकार बनाने के लिए है? मुकाबला कितना दिलचस्प है, हथियार कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा का चुनाव अंतिम पड़ाव में है और ये पड़ाव 1 जून को पूरा होगा। लेकिन 1 जून को और भी कुछ खास है, वो ये कि 1 जून को ही इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है। अचानक होने वाली इस बैठक में तमाम सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इलेक्शन की आखिरी दिन इंडिया गठबंधन की बैठक बुलानी पड़ गई। बताया ये भी जा रहा है कि आखिरी चरण की वोटिंग के दिन दिल्ली में विपक्षी इंडिया गठबंधन के आला नेता चुनाव की समीक्षा करने वाले हैं और हो सकता है कि आगे की रणनीति भी बनाएं। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 300 सीटें जीतने का भरोसा है। खास बात तो ये है कि यह बैठक आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आत्मसमर्पण से ठीक 1 दिन पहले बुलाई गई है। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति की कथित घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी और 2 जून को उन्हें फिर से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। इंडिया ब्लॉक ने कथित तौर पर अपने सभी गठबंधन सहयोगियों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने से 4 दिन पहले दिल्ली में होगी। हालांकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी कि नहीं, इस बात को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है।
सीएम बनर्जी की इस बैठक में शामिल होने की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बिना ही चुनाव लड़ा है और कहती आई हैं कि वो विपक्षी गठबंधन को बाहर से ही समर्थन देती रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, बिहार से तेजस्वी यादव और तमिलनाडु से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के शामिल होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। चुनावी नतीजों से पहले विश्लेषक अपने अपने आंकड़े भी पेश कर रहे हैं और उम्मीद भी जता रहे हैं कि इस बार के चुनाव में एनडीए को इंडिया ब्लॉक टक्कर दे सकता है। हालांकि कई जानकारों का ये भी मानना है कि एनडीए 2019 के जैसी मजबूती के साथ वापसी करेगी। फिलहाल ये सारी ही तस्वीर 4 जून को क्लियर हो जाएगी कि आखिर सत्ता की चाबी जनता किसे सौंपती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच वार पलटवार, वो सुनिए जरा। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड को हर तरह से लूट रहे हैं। आप देखिए, यहां इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, लेकिन झारखंड की चर्चा ये खूबसूरत पहाड़ों से नहीं हो रही है। झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ के लिए हो रही है। कहीं नोटों का पहाड़ 19 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 35 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 300 करोड़। जेएमएम कांग्रेस वालों के यहां नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है शराब के घोटाले से। मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं, आरएसएस चुप बैठा है। आरएसएस भी जरा बता दे कि क्या वो मोदी जी को भगवान मानते हैं? क्या वो मोदी जी को भगवान का अवतार मानते हैं? ये क्या हो गया प्रधानमंत्री जी को? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी हमारी समस्याओं का समाधान दें, तभी तो वोट देंगे उनको। वो समाधान देने की बजाय अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आजकल। वहां पे गए, बॉम्बे गए, बोले उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है, शरद पवार भटकती आत्मा है। इस चीज के लिए वोट मांग रहे हैं वो। 10 साल हो गए देश का प्रधानमंत्री। मैं आपके बीच में आया, अपना भाषण मैंने कैसे शुरू किया? मैंने अपने भाषण में कहा बिजली फ्री हो गई, आपने कहा हो गई। मैंने कहा मोहल्ला क्लिनिक बन गए, आपने कहा बन गए। मैंने कहा स्कूल बन गए, आपने कहा बन गए। मैंने कहा अमन अरोड़ा ने आपको इतनी सारी, मैंने अपने काम गिनाए। मैं अपने काम पे वोट मांग रहा हूं। 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को देश चलाते, एक काम गिनाने को नहीं है उनके पास कि मैंने तुम्हारा ये काम कर दिया इसलिए मेरे को वोट दो। केजरीवाल हमले कर रहे हैं। मोदी जी शराब घोटाले का मुद्दा दिल्ली से लेकर झारखंड तक और तेलंगाना तक लेकर जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा बीच बीच में उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता ज़्यादातर उनका जो हमला रहता है विपक्ष पर मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर रहता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर रहता है, मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक ये बातें होती हैं। एक वीडियो बहुत वायरल है। प्रचार का ये तरीका भी हो सकता है, एक नया तरीका ईजाद किया है इंडिया गठबंधन के नेताओं ने। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मीसा भारती। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिएगा। चलिए। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान नहीं रहना। लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए, तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं। नेचुरली
बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते हैं। और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। तेजस्वी कह रहे हैं देश की जनता मोदी जी को भगाएगी फटाफट फटाफट फटाफट। ये तरीका है अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया था फूलपुर की रैली में, और अब बिहार में तेजस्वी यादव, मीसा भारती और राहुल गांधी ने, ये तरीका है। कह रहे हैं मोदी जी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, अब भीड़ नहीं आ रही। एक परसेप्शन, एक अवधारणा विपक्ष बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी जान लगा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी भी बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव में अपनी पार्टी की नैया को आगे बढ़ा रहे हैं। ममता बनर्जी के तेवर और बीजेपी का पलटवार। चरण के चुनाव परिणाम में यदि आप देखें तो जो मुख्य रूप से जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, पंजाब, जहां इस इंडी गठबंधन के दल आपस में ही लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश, वहां इंडी गठबंधन था ही नहीं, हमारा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला। उत्तर प्रदेश, वहां पे अगर आप देखें तो हमारा और समाजवादी पार्टी का मुकाबला, और कांग्रेस वहां सेकंड फिडल रोल में। बिहार में जो इंडी गठबंधन था उसके सूत्रधार राष्ट्र की मुख्य धारा में पहले ही आ गए थे। अब आइए पश्चिम बंगाल में, तो वहां भी कांग्रेस और ममता बनर्जी एक दूसरे से लड़ रही हैं। अधीर रंजन चौधरी जी के बयान देखिए, यहां तक कि वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खड़गे जी के भी मीडिया में रिपोर्ट आई कि उनकी फोटो के ऊपर भी आपत्तिजनक हरकत की। तो इससे बहुत साफ है कि पंजाब से बंगाल तक इंडी गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस चुनाव के अंतिम चरण आते आते। और इंडिया टीम तो 1 तारीख में ही मीटिंग कर दिया था। मैंने बोला देखो 1 तारीख मैं नहीं जा सकती हूँ कि हमारा इधर में 10 सीट का चुनाव है। वो दिन पंजाब में भी चुनाव वाला है लगता है, वो दिन और सारी जगह में चुनाव है, यूपी में भी है। चलो यूपी तो उसका स्टेट है, लेकिन अखिलेश तो है, बिहार में भी है। और चुनाव चलते हैं 6 बजे तक, जो लाइन में खड़ा होता है उसका वोट खत्म होना रात 10 बज जाता है। तो हम कैसे छोड़ के चले जाएगा? एक साइड में साइक्लोन रिलीफ सेंटर और एक साइड में इलेक्शन। हमको सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ माय प्रायोरिटी इज द रिलीफ सेंटर। उसको देखना, उसको घर बना के देना, उसको मदद करना, आज उसको लिए रिलीफ का काम करना। हम पूरा इधर में मीटिंग कर रहा है, लेकिन मेरे को दिल उसका साथ पड़ा है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि एक को नहीं जाएंगी, वो चुनाव भी है, सारी जगह चुनाव है 1 तारीख को। सहमत नहीं है वो कि बैठक होनी चाहिए थी इस दिन, लेकिन ठीक है, बाकी सारे नेता कह रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि हम जाएंगे। ममता बनर्जी साइक्लोन की बात कर रही, पुनर्वास की बात कर रही, वोटों की बात कर रही। बड़ा दिलचस्प मामला है। एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक से लौटूंगा तो पूरा गुणा गणित और गुगली इसको भी समझेंगे। ब्रेक से लौट आए हैं, सीधे मेहमानों का परिचय। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन मिश्रा साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक बिहार से हमारे साथ। मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक उत्तर प्रदेश से। तीनों मेहमानों का स्वागत, बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा चंदन जी से ही शुरू करेंगे आज। चंदन जी,
ये बिहार में आज फिर एक गोगली फेंकी है तेजस्वी यादव ने, और इससे पहले केजरीवाल कह रहे हैं योगी जी हट जाएंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 तारीख को चाचा भी बड़ा फैसला लेंगे। ये किस तरीके का संकेत दे रहा है? क्या इंडिया गठबंधन की हताशा का संकेत है? नीतीश कुमार के बारे में कोई खबर है क्या? इस तरह के बयानों के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? चंदन जी। दुर्गेंद्र जी, मुझे लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार से काफी थक चुके हैं। इनका जितना अपना ऊर्जा और क्षमता थी इन्होंने दिखा दिया है, और 40 सीटों में अगर बड़ी मेहनत के कांग्रेस और आरजेडी को 4 या 5 सीटें आ जाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ग्राउंड रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ की जो हर क्षेत्र से जो रिपोर्ट आई है अभी तक 6 चरण में, इसलिए उसके इनके पास अब कुछ बचा नहीं है सिर्फ उपहेबाजी के अलावा। और चाचा पर ये सब टारगेट है इनके, क्योंकि चाचा ने जितना अभी अटैक किया है इनके परिवार पर, लालू जी पर, मुझे लगता है कि आज तक पिछले 30 वर्षों में अटैक नहीं किया होगा। पर्सनलाइज एकदम बिल्कुल कि ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए या सबको नेता बना दिया, इस तरह का अटैक जो है नीतीश जी को पहली बार देखा सुना गया है। इसलिए तेजस्वी यादव अब जो भी बोल रहे हैं वो हताशा निराशा वाली ही बात है। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई दम है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब क्या बोला जाए, प्रधानमंत्री को झूठा इन लोगों ने बता ही दिया है ना। सत्यवादी सबसे तो लालू जी और लालू जी के परिवार के लोग हैं ही पूरे बिहार में, और नीतीश जी बचे तो वैसा करेंगे। नीतीश जी ने इस बार खुल के इनके खिलाफ, इनके परिवार के खिलाफ बोला है, तो वो सब खुदक है और जनता को और क्या बता सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ग्राउंड में जितनी मेहनत तेजस्वी यादव करते दिख रहे हैं उसका उनका प्रतिफल उतना दिखाई नहीं पड़ रहा है मिलते हुए, क्योंकि 2, 4, 5 मैंने कहा कि सब मिला के कांग्रेस के साथ अगर कि 4 या 5 सीटें आ जाएंगी तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 4 सीट में ज्यादा कह रहे हैं, 5 से हो सकता है उसी आसपास के रहेंगे। अब बात रही कि ये 1 तारीख की बैठक वाले जिसकी चर्चा आपने की है, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अपने चुनाव को लेकर सीरियस है, वहां रहेंगी ही, रहना चाहिए। यानी अखिलेश यादव कैसे जा रहे हैं, उनका भी चुनाव है, और तेजस्वी यादव, क्योंकि इनको पता है कि अब चुनाव में जो होना था हो चुका है, और अंतिम चरण में कुल खास जिस इलाके में वोटिंग होनी है उसमें भाजपा का गढ़ है, भाजपा वाले लोग अच्छा परफॉर्म करते दिख रहे हैं अभी तक जो रिपोर्ट है उसमें। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि 1 तारीख को ही मिल लो, 4 तारीख बाद पता नहीं कहाँ कौन रहेगा नहीं रहेगा, किधर जाएगा। तो एक तो ये है, और दूसरी बात एक जो सूचना आई है कि प्रधानमंत्री उस दिन इन सब चीजों से अलग हट के कन्याकुमारी में वो नरेंद्र क्या नाम है जो विवेकानंद रॉक है वहां पे जाके 2 दिन की तपस्या है, वहां पर प्रार्थना करेंगे, वहां पर बैठ के चिंतन करेंगे, वहां चल जाएंगे। तो यहाँ पे बिहार में जो स्थिति की है बहुत ऐसी नहीं है जैसा अवकाल क्रिएट किया गया है, हवा क्रिएट किया गया है, और इसलिए अब इनके पास नई गुगली भी फेलियर है। जिस ढंग से केजरीवाल नॉन सीरियस बात कह गए कि वहां पे योगी जी को हटा दिया जाएगा और ऐसा किया जाएगा, इसको लोगों ने, भाजपा के बड़े नेताओं ने खारिज कर ही दिया है। इसलिए केजरीवाल जी हों चाहे आपके तेजस्वी यादव हों, अब ये लोग सिर्फ खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोच रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको बताना चाहिए कि भाई इनके कितने सीटें आएंगी और कितनी सीटों में ये सरकार बना रहे हैं इंडिया गठबंधन की। ये बात जनता को बता नहीं पा रहे हैं, है ना। मोदी जी चले जाएंगे, आपको कितनी सीटें आएंगी जनता को बता दीजिए। 6 चरण का चुनाव पूरा हो चुका है, आप 250 लाएंगे कि 300 लाएंगे या कितना लाएंगे, ये आप लोगों को बताना चाहिए। यही स्थिति है दुर्गेंद्र जी, इससे ज्यादा क्या इस परिस्थिति में। आखिरी चरण का चुनाव निर्णायक होगा, और कोई ऐसे कोई बहुत चमत्कारी घटना अभी तक नहीं हुई जिससे पता चले कि मोदी जी जो है सत्ता से बाहर हो रहे हैं। ठीक बात, ठीक बात है, ठीक बात। अखिलेश हमारे विशेष संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं। अखिलेश, इंडिया गठबंधन की बैठक 1 तारीख को है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई उनके यहाँ साइक्लोन है, चुनाव है, वो खुद कह रहे हैं कि अखिलेश के यहाँ भी चुनाव है, तेजस्वी के यहाँ भी चुनाव है, कैसे लोग जाएंगे। ममता बनर्जी उस बैठक से बहुत सहमत नज़र नहीं आ रही हैं। इस बैठक का एजेंडा क्या है, ये बैठक क्यों बुलाई गई है, या यूं ही जैसा अभी चंदन मिश्रा ने कहा कि मिला भेटी बाद में मुलाकात होगी कि नहीं 4 तारीख के बाद, जैसा चंदन मिश्रा जी कह रहे हैं कि मोदी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है,
तो जाहिर सी बात है कि मिला भेटी का फिर मौका पता नहीं कितने दिनों के बाद आए। और लगातार रैलियों में मोदी धमका भी रहे हैं कि 4 तारीख के बाद देख लेंगे, बहुत प्रचार कर लिया है। मोदी ये भी कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी हो जेल जाएंगे, तो इन सब का जेल जाना भी लगभग तय है, ऐसा बीजेपी के लोग लगातार कह रहे हैं। तो ये क्या बैठक मेल मुलाकात है कि ये गठबंधन के रूप में अंतिम बैठक है क्या अखिलेश? जी बिल्कुल। जब 1 जून को कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन की तरफ जो बैठक बुलाई गई, उसमें अगर खास तौर पर देखा जाए तो 2 पार्टी के ऐसे नेता हैं जिनके तरफ से कुछ बयानबाजी और जिस तरह की बातें आई उससे थोड़ी इंडिया गठबंधन किरकिरी जरूर हुई। वैसे इस जो बैठक बुलाई गई थी उस बैठक में ये मुद्दा अंदर खाने पता चल रहा है कि जो लोकसभा चुनाव का मतदान पूरा होगा उसके बाद ये रुझान तय करना था कि किस राज्य से किस पार्टी को, किस क्षेत्रीय दल को कितनी लगभग सीटें मिल रही हैं, कितनी सीटें वो जीत रहे हैं। अगर वो 100 सीटें जीतते हैं, 150 जीतते हैं, 200 जीतते हैं, 300 जीतते हैं, जो भी वो सीटें, उनका आंकड़ा एक अंदाजा लगता कि इस तरह से हम लोग जीत रहे हैं। तो उनकी एक स्ट्रेटजी उनका बनाने का प्लान था कि जैसे अगर हम इतनी सीट जाते हैं तो फिर ऐसा करेंगे, इतनी सीट जीतेंगे तो ये करेंगे। तो इस तरह का एक मंथन था। दूसरा, इसके अलावा एक और अंदर खाने की बात कही जा सकती है कि कपिल सिब्बल ने एक ट्रेनिंग दी है कि कैसे एजेंट्स को काउंटिंग स्थल पर जाना है, काउंटिंग सेंटर पर जाके उनको किस तरह से जागरूक रहना है, क्या नियम है, क्या कायदे होते हैं, काउंटिंग समय क्या उनको सवाल उठाना, अगर क्या गड़बड़ी की जाती है। तो एक वीडियो भी जो कपिल सिब्बल का वायरल हो रहा था उसमें ये भी निकल कर है। तो शायद कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के तौर पर इसलिए भी एक बैठक बुलाई गई है उसमें जो कपिल सिब्बल की तरफ से एक ट्रेनिंग टाइप का कि काउंटिंग सेंटर पर एजेंट्स को कैसे और किस प्रकार कैसा बिहेव करना है, क्या अपना पक्ष रखना, किस तरह की कोई गड़बड़ी सामने आती है। जैसा कि अभी अंदाजा कई पार्टी के नेता कह रहे हैं, कई बाहर भी आरोप लगाते हैं, हम जनता भी कई बार ईवीएम पर सवाल उठाती है। उस तरह के एक ट्यूटोरियल टाइप का एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, वो वायरल भी हुआ है, जो कपिल सिब्बल ने कुछ नेताओं को ट्रेनिंग दी। शायद उस बात को लेकर भी इस मीटिंग में ये मुद्दा रखा जाए कि ट्रेनिंग के दौरान ये एहतियात बरते जाएं जब काउंटिंग हो, काउंटिंग स्तर पर। दूसरा यह है कि सबसे बड़ी बात की ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन के एक बड़े हिस्सेदार के तौर पर देखा जाता है। तो पहले वो उनके तरफ से कहा गया कि वो सरकार में बाहर से शामिल होंगी, फिर कहा गया कि सरकार में वो शामिल अंदर से हो जाएंगी, और फिर आज जब इंडिया गठबंधन की 1 जून को बैठक लेकर जब बात सामने आई तो उन्होंने चुनाव और वोटिंग का पश्चिम बंगाल में हवाला देके कहा कि वो इस लिहाज से नहीं आ सकती हैं क्योंकि मतदाता है और राष्ट्र के नाम पर उनको वोट डालना है तो उसमें उनको मौजूद रहना है। दूसरा है, अगर देखा जाए तो शिवसेना बाला साहब, उसमें उद्धव ठाकरे की जो सूचना आ रही है कि वो विदेश यात्रा पर रहेंगे, तो उनके भी शामिल होने पर सवाल उठ रहा है। तो 2 ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो इंडिया गठबंधन में मजबूत पिलर के तौर पर गिने जाते हैं, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और महाराष्ट्र शिवसेना। तो 2 लोग बाहर होने से भी एक थोड़ी सी किरकिरी जरूर इंडिया गठबंधन की हुई है। फिलहाल अब जब बैठक हो ही रही है तो उसमें बाकी क्षेत्रीय दल हैं वो लगभग सब शामिल हो रहे हैं। अभी किसी भी क्षेत्रीय दल के किसी भी बड़े नेता की तरफ से ऐसा कोई भी संदेश, मैसेज, ट्विटर और बयान नहीं आया है कि वो 1 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे या शामिल होने ना होने की वजह क्या है। फिलहाल इसके अलावा जो सबसे बड़ा फोकस है कि जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं, उन सहयोगी दल की मंशा भी कांग्रेस जानना चाहती है कि जिस तरह से मोदी सरकार या फिर बीजेपी के चुनाव प्रचार और या बीजेपी के जो स्टार प्रचारक या खुद प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब रैलियों में भाषण देते हैं और वो भाषण इस तरह से भी जेके जो विपक्ष के नेता अर्थ निकालते हैं कि उनको धमकाने के तौर पर या उनको एक वार्निंग के तौर पर या एक चेतावनी के तौर पर उस तरह के सेंटेंस और शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका असर जो काउंटिंग 4 जून को होगी उसके बाद देखने को मिलेगा। तो तमाम ऐसे सहयोगी गठबंधन है इंडिया गठबंधन के, उन सहयोगी क्षेत्रीय दलों को ये एक बार कांग्रेस विश्वास दिलाना चाहती है कि किसी की भी सीटें कम आए या फिर किसी की सीटें ज्यादा आए, जो सहयोगी जिस तरह से होगा उस सहयोगी का सबका ध्यान रखा जाएगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कहीं से मैसेज या कोई भी किसी तरह का प्रेशर बनाया जाता है तो अपनी जगह पर टिके रहना है। इंडिया गठबंधन अगर बहुमत की ओर बढ़ता है तो मजबूती के साथ सबको अखिलेश बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को दी। अखिलेश,
19 में और 14 में, 14 में तो खूब डब्बा ही गोल था, 19 में भी लग रहा था डब्बा गोल है। इस तरह की बैठक नहीं हुई है। क्या कहीं इंडिया गठबंधन के नेता, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता होपफुल दिख रहे हैं क्या कि कहीं वो सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, अगर विपक्षी नेताओं और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने क्षेत्रीय दल हैं या उनके जो भी बड़े नेता हैं, उनको यह लग रहा है कि इस प्रकार इस बार के लोकसभा चुनाव 14 में वो मानते हैं कि मोदी की लहर थी, उस नाम पर उनको वोट मिल गया, वो पहली बार आए थे तो जनता को उतना उनके बारे में नहीं था, उनकी बातों के आधार पर वोटिंग हुई और पूर्ण बहुमत के सरकार भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए बनाने में कामयाब रहा। 19 में यह कहा जाता है कि जो भी विरोधी दल के नेता हो या फिर सत्ता पक्ष के नेताओं की भी बात की जाए तो वो कहते हैं कि पुलवामा का जो हुआ, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद का जो राष्ट्र के नाम के जो एक तरह का माहौल बना, तो उसके आधार पर 19 में वोटिंग हुई। तो जो वोटिंग टर्न आउट का परसेंटेज निकल के आया, जो सीटें उसमें निकली, उसमें पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों को लेकर वोटिंग हुई, तो एक वो राष्ट्र के नाम पर वोटिंग हो गई। तो 19 में साफ है कि भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को उतना लाभ मिला और वो साफ सरकार बनाने में कामयाब रहे। अब सवाल उठता है कि 2024 में माहौल 14 और 19 के तुलना में कैसा है। तो सवाल ये सबसे बड़ा इस बार उठता है कि विपक्ष संविधान को बदलने और आरक्षण को खत्म करने, इन दो मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से नीचे तक पहुंचाने में उतना भले ही कामयाब ना हुआ हो, लेकिन जिस तरह से वीडियो वायरल हुए, सोशल मीडिया से हुए या जिस भी माध्यम से नीचे ग्राउंड लेवल तक जनता पहुंचा है, तो ये दो मुद्दों का असर दिख रहा है। दूसरा, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा भी चल रहा है, बेरोजगारी भी मुद्दा चल रहा है, और जिस तरह से सीबीआई, ईडी और आईटी इन एजेंसियों की छापेमारी है, ये भी जनता तक असर है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो बसपा के वोट बैंक या कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी और मायावती का जो कोर वोट है, उसमें दो मुद्दों ने भी सेंध लगाने की पूरी कोशिश की हो। विपक्ष उसमें सेंध लगाने में काफी हद तक कामयाब होता नजर आए। अगर बहुजन समाज पार्टी को जो वोट कट रहा है, जिसको माना जाता है कि इस बार इलेक्शन में कट रहा है, तो उसको मान सकते हैं कि कुछ परसेंटेज वोट अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, तो बड़ा एक चंक विपक्ष की तौर भी जा रहा है, क्योंकि वो संविधान बचाने के नाम पर और आरक्षण खत्म ना हो, इन दो मुद्दों पर काफी बट रहा है। हालांकि राशन के नाम पर और जो किसान सम्मान निधि जो मिलती है उसके नाम पर भी वोट टर्न आउट हो रहा है एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लेकिन जिस परसेंटेज के साथ संविधान बदलने से बचाने के लिए और आरक्षण को खत्म करने से रोकने के लिए, इन दो मुद्दों पर जितना वोट टर्न आउट बसपा का विपक्ष की ओर हो रहा है, उतना भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं। तो ये इस तरह के सवाल हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो भी अस्वस्थ नजर आए। और अगर देखा जाए कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण और पांचवा चरण, हर चरण में एक चुनावी माहौल बदला है। और चुनावी माहौल बदलने के साथ साथ चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए गठबंधन के बड़े नेता हो या फिर बीजेपी की स्टार प्रचारक चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या फिर विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सपा से अखिलेश यादव, आरजेडी तेजस्वी यादव या फिर स्टालिन को देखा जाए, उधर ममता बनर्जी को देखा जाए, तो ये तमाम नेताओं ने भी हर चरण वाइज अपना चुनावी कैंपेन की जो धार थी उसको चेंज भी किया और तेज भी किया। ठीक बात है। तो जिस तरह से बदलते माहौल को इन्होंने कैश कराने की पूरी कोशिश की। ठीक है अखिलेश, मैं मनोज जी को चर्चा में शामिल करता हूं। मनोज मिश्रा, जैसे कि बैठकें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। बंगाल में मोदी ने सीधा चुनौती दी है, जैसे पहले वो देते रहे। बंगाल को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ काफ़ी समय आप बिताते हैं। कुल मिलाकर एक तो बंगाल की स्थिति ओवरऑल जैसा बैठकें हो रही हैं अभी, जैसा अखिलेश ने कहा, क्या जो विपक्ष है वो क्या होपफुल है? क्योंकि जैसे केजरीवाल ने कहा योगी हट जाएंगे, परसेप्शन बनाने की कोशिश की, आज वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चाचा आ जाएंगे। हालांकि चंदन जी कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव हताश हो गए, थक गए, 3-4 सीट आ जाए तो बड़ी बात है। तो ये इस तरीके से बयानबाजी क्या जानबूझकर सत्ता पक्ष के जो एनडीए का गठबंधन है उसको टारगेट करने की कोशिश करा विपक्ष की? चलो आखिरी दौर में ही, जैसे नहीं अमिया का दौर है इस समय आम का, तो आखिरी में अमिया झोर लो 2-4, वो वाला दौर है क्या ये? दुर्गेन भाई, दरअसल चाचा रहें चाचा चले जाएं, उसमें ना आपके इंटरेस्ट है ना वहां की जनता के इंटरेस्ट है। क्योंकि चाचा इतनी बार आते जाते रहे, इतनी बार कसम खाते रहे कि पिछले दिनों देखा गया कि मोदी जी के मंच पे बड़ी शर्मनाक से हंसी और बड़ी अजीब सी बात हुई। हमने वो भी दौर देखा है जब नीतीश कुमार जी
रेल मंत्री हुआ करते थे और मोदी की थाली तक खींचने का हम लोगों ने देखा था, चंडीगढ़ से लेकर के पटना तक। तो नीतीश कुमार इतने बड़े नेता, इतने बड़े कद के नेता, इतने संघर्ष के नेता, अगर वो इस तरीके का व्यवहार करता तो उसमें बहुत मुझे लगता है सोचने के पीछे। लेकिन जहां तक रही बात आपके दूसरे सवाल पर, बंगाल देखिए, मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि बंगाल 2007 से 2024 आ गया और कल के बाद में बंगाल में लगातार रहूंगा। 1 जून को वहां भी मतलब हर जगह वोटिंग होनी है। सिंगूर, नंदीग्राम और टाटा और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ममता को आते। ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि मोदी जी ने कहा रिकवरी, क्योंकि सवाल भी आपका रिकवरी से, जब आप शुरुआत की है तो रिकवरी की बात जी रिकवरी स्टेट मैं जानना चाहता हूं। जी दुर्गेंद्र भाई, रिकवरी जरूरत कब पड़ती है? ग्लास अगर भरा हुआ है तो फिर जरूरत क्या है? अगर रिकवरी की बात करते थोड़ा पीछे जाते हैं, पवार से लेकर के, मतलब जिस आदर्श घोटाले को लेकर के, चौहान को लेकर के अभी भी रिकवरी। इसका मतलब कि 6 चरणों में जमीनी हकीकत और मंचों पे चुनावी प्रबंधन को लेकर के, बाकी चीजों को लेकर के, 400 पार के नारे को लेकर के। और मैंने जगन भाई लगभग कब तो हम लोग आप 10 बार तो डिबेट कर ही चुके होंगे कि राहुल में, अखिलेश में, ममता में या केजरीवाल में कोई बहुत चमत्कारी भीड़ जुटाने वाली बात नहीं, लेकिन जनता, क्योंकि हमने यूपी की बात करें, हमने 22 को चुनाव देखा, हमने 17 को चुनाव देखा, 19 को चुनाव देखा, और जो कंपेयर होता है साथ 14, देखिए 14 में तो आने से पहले उसी कांग्रेस कार्यालय में उनके जो बड़े वरिष्ठ नेता थे वो सरेंडर कर चुके थे, क्योंकि भ्रष्टाचार, अन्ना आंदोलन और 2G 3G से लेकर के क्या क्या घटनाएं, मुझे लगता है हम सारे पत्रकार साथी सबको जानते हैं। 19 में पुलवामा के बाद पूरा एकदम हम पीओके से लेके, पाकिस्तान से लेके, घर की महिलाएं चाकू छुरी को तलवार बना करके, क्या उग्र समय था, और हम सरकार को रिपीट करते हैं। 24 में स्थितियां, दुर्गेंद्र भाई मैं फिर कह दूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, बाकी जगहों पे परिणाम पे चर्चा हम नहीं करते, हम चर्चा हमेशा अनुमान पे करते हैं। और अगर सब इतना बेहतर है, 80 में 73, 80 में 64 हम पहले दे चुके हैं सर उत्तर प्रदेश से जी। अब देश में ऑलरेडी 273 की जरूरत पड़ती है, हमने 300 पार भी दिया हुआ है जी। तो 400 पार के आप बताइए, आप चूंकि हम आप दोनों लोग लखनऊ, कानपुर या उत्तर प्रदेश के एक एक सीट, एक एक बूथ और एक एक विधानसभा पे चर्चा कर सकते हैं जी। ममता पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जब 2011 में सरकार आती है, 213 सीट, वामपंथ 34 साल पर धराशायी हो जाता है जी। 16 में रिपीट, 21 में रिपीट, जब 17 में, जब 19 में, 14 में जब पूरा देश मोदी में था तो वहां सिर्फ 4 सीट आई थी जी। 19 में जब रिपीट हुए तो वहां 18 सीट आई। 21 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो सबको ये लगा कि अब वहां भी विधानसभा पलट जाएगी, लेकिन जब परिणाम आता है तो 77 और 213 का अंतर होता है जी। तो इसलिए देखिए, वामपंथ का जाना, कांग्रेस का समाप्त होना और ममता बनर्जी के खड़ा होना, वहां कैडर बेस्ड राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी 2021 में जो नेता ममता को छोड़ करके गए थे, महीनों घर से गायब थे, बाद में सर मुड़ा करके वापस भी आए हैं। इसलिए मोदी जी की जो रिकवरी की बात हो रही है, मैंने कहा, हाँ, मैं यही समझना चाहता हूं कि रिकवरी स्टेट पहले यूपी हुआ करता था, अब ये शिफ्ट हो गया है क्या? दरअसल संदेश खाली की घटना के बाद हम भी या बाकी लोगों को भी ये था कि चूंकि जिस तरीके से राजनीति में बदलाव या ध्रुवीकरण या बाकी एक घटना बहुत कुछ बदल देती है, तो वो सारी चीजें भी रही हैं, और मुझे भी ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बेहतर करेगी और बेहतर करेगी, खासकर बंगाल की बात करते हैं। अब कितना बेहतर करती वो तो 4 जून बताएगा, लेकिन ममता के जैसा नेता क्षेत्रीय दलों में, मुझे वो डिवोशन, वो अपने लोगों को जोड़ के रखना और हर समय जुझारू, आप देखिए, आपको याद होगा पिछली बार जब 2021 का चुनाव था, मुझे बड़ी अच्छी, चूंकि मैं वहां में मौजूद था, जब सुभाष चंद्र बोस के घर से मोदी जी निकल के आते हैं तो शाम तक ममता जी का देख के पैर टूट जाता है और वो अपनी टांग अड़ा देती और उसके बाद आप देखिए फिर क्या घटनाएं किस तरीके से होती हैं। तो हम कभी भी उत्तर प्रदेश, बिहार के तर्ज पे बंगाल को नहीं आंक सकते। बदलाव एक समय के बाद होता है, जब 34 साल दुर्गेंद्र भाई बदल गया तो 15 साल, 20 साल के बाद सरकारें बदलेंगी, वो दौर देख लिया जाएगा। पर आज की डेट में हम ये कह सकते हैं, कम से कम उन राज्यों में जहां 42 में 39, 25 में 23, 80 में 64 या 7 में 7, 11 में 11 आप पाए हुए हैं, वहां भी चर्चा करिए। तो लोग जैसे भी अखिलेश जी कह रहे थे,
कि जनता और इस बात के जो मुद्दों की बात कर ले। जैसे अभी आपने एक वीडियो दिखाया कि अखिलेश और तेजस्वी और राहुल गांधी और उनकी बहन चर्चा करने, भैया ये चर्चा नहीं है। मुझे लगता है ये बच्चे 14 साल में मोदी जी से बहुत कुछ सीखे हैं। आप खटाखट को देख लीजिए। इस बार तो मंच पे नारे और स्लोगन बाकी चीजें राहुल गांधी और अखिलेश और या बाकी लोग तय करते रहे। तो 6 चरण के बाद 57 सीट देश में, 13 सीट यूपी में, 9 सीट बंगाल में, 13। तो मेरा ये कहना है दुर्गेंद्र भाई कि परिस्थितियां पहले जैसी नहीं है। राम मंदिर आप क्यों भूल जाते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन जो सालों साल संघर्ष के बाद, चाहे कोर्ट के संघर्ष हो, चाहे वो अडवाणी के रथ यात्रा की बात कर लें, बिहार तो ऐसी भूमि रही जहां लालू ने राहुल को अडवाणी जी को गिरफ्तार करा दिया था। उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को इन सारी मुद्दों पे चर्चा करनी पड़ रही तो सोचना पड़ेगा कि जनता का रुख क्या है। ठीक बात है, जनता जी। महेंद्र सिंह जी, बस मेरी जो सुई है ना वो बस रिकवरी पे अटक गई है। अब प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं किस सेंस में कहा है, लेकिन वो रिकवरी पता नहीं अब क्यों बोल गए वो रिकवरी स्टेट है, मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन रिकवरी स्टेट जरा मुझे समझा दीजिए, दर्शक भी समझना चाहते हैं। अब मनोज मिश्रा ने बड़ी बढ़िया बात कही, कहा कहीं घाटा हो रहा तभी तो आप रिकवरी की बात करते हैं ना। अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का क्या स्वाभाविक कहीं रिएक्शन आ गया है क्या, या केवल विपक्ष खुश हो रहा है, गदगद हो रहा है कि मोदी को गिरा दिया। फिर अभी जब हम 4 जून को सुबह उठेंगे तो देखेंगे कि हम 400 पार के करीब पहुंच रहे हैं। ये दोनों स्थितियां हैं, क्योंकि अब तमाम विश्लेषकों को अपने आप पर यकीन उठ गया खुद। वो कहें चाहे जो कुछ, चर्चा चाहे जितनी करें, लेकिन अभी भी हो रहा कि गुरु अगर कहीं कुछ हो गया तो 400 पार है। क्योंकि अब यकीन पत्रकारों को भी अपने आप से उठ गया। महेंद्र सिंह नहीं, दुर्गेश जी होगा तो अप्रत्याशित थी, इसमें कोई दो राय नहीं। या तो इस पार या उस पार, बीच का कुछ मामला दिख नहीं रहा, सब कंफ्यूजन है कहीं भी। अब मोदी जी खुद कह रहे हैं रिकवरी, इसका मतलब उनका आकलन ये भी कह रहा होगा कि पता नहीं, यूपी में भी हम उतनी नहीं ला पा रहे, महाराष्ट्र तो गड़बड़ कह गई है। सारे राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार सब कह रहे हैं महाराष्ट्र बहुत बुरा होगा इस बार बीजेपी के लिए। तो महाराष्ट्र में की रिकवरी कहाँ से होगी? उत्तर प्रदेश जितना ये लोग समझ रहे थे कि परफॉर्म कर जाएगा, उतना परफॉर्म कर नहीं रहा। उसके बहुत सारे मुद्दे रहे, हम लोगों ने पीछे लगातार चर्चा की है इस पे, चाहे वो जाति का मामला रहा हो, चाहे वो दूसरे और मामले रहे हो, महंगाई का, बेरोजगारी का। तो उत्तर प्रदेश से जो उम्मीद थी कि कुछ बढ़ा सकते हैं या उतनी रख सकते हैं सीटें, उतनी भी शायद इंटैक्ट ना रख पाए। तो रिकवरी की जरूरत तो निश्चित तौर पर है प्रधानमंत्री जी को। अब कहाँ रिकवरी हो सकती है? राजस्थान में तो हो नहीं सकती, पूरी जीत के आए थे, तो कहाँ से करेंगे रिकवरी? बंगाल में उम्मीद है, क्योंकि पिछले बार 2000 चुनाव में बड़ी रिकवरी की थी उन्होंने, 18 सीटें आई थी, 16 सीटें उन्होंने बढ़ाई थी। तो उनको उम्मीद बंगाल से इस मामले में हो सकती है। लेकिन बंगाल से रिकवरी की उम्मीद इसलिए भी नहीं है कि ममता बनर्जी उन कुछ नेताओं में से एक हैं। अगर नतीजे कुछ और आते हैं, इंडिया ब्लॉक जीतता है, तो ममता बनर्जी बहुत बड़ी दावेदार थी प्रधानमंत्री पद की। अब बंगाल का जो आम जनमानस है वो ये बात जानता है कि अपनी नेता को अगर बंगाल से प्राइम मिनिस्टर बनाना है किसी को, तो ममता बनर्जी इस बार बड़ी दावेदार के तौर पर इंडिया ब्लॉक में होंगी। तो ये बड़ी बात आपने कही, बड़ी बात कही जी। और वो ज्यादा सीटें ममता बनर्जी कहीं और से तो लड़ती नहीं है, टीएमसी 1-2 जगह से कहीं 1-2 सीटें निकाल के ले आती, वो अलग बात है, लेकिन बंगाल से उन्हें ज्यादा सीटें चाहिए। तो इस बार वो 22 का आंकड़ा और आगे बढ़ाना। और 2014 में 34 सीटें जीती थी उन्होंने, प्रचंड मोदी लहर के बाद भी 34 सीटें। प्रचंड मोदी जी, तो ये चाहेंगी। और ममता बनर्जी जिस तरीके से आप देखोगे, बंगाल छोड़ के कहीं गई नहीं, या ब्लॉक के किसी रैली में नहीं गई, कहीं नहीं गई। खूब आलोचना हुई, इवन आलोचना ये भी हुई कि वहां पर चुनाव साथ में नहीं लड़ रही। अब इसके पीछे ये भी है कि कांग्रेस 2 सीटों पे जीती थी, जिसमें एक सीट पे तो बहुत कम मार्जिन से जीती थी, 2-2.5 हजार मार्जिन से, 4,000 मार्जिन से जीती थी। वो सीट हो सकता कांग्रेस हार जाए, और हो सकता वो टीएमसी जीत ले। तो टीएमसी का ग्राफ उम्मीद की जा रही बढ़ेगा। बीजेपी के कोई चांस इस तरीके के किसी भी तरीके से बढ़ने के दिख नहीं रहे। तो रिकवरी वो बंगाल से अगर उम्मीद कर रहे हैं तो नहीं होगी। बिहार में भी निश्चित तौर पे बीजेपी को जो पिछली बार परफॉर्म किया था उससे कम सीटें आने वाली है। सभी लोग बिहार में कह रहे हैं, किसी से भी आप बात कर लीजिए, ठीक है। वैसे ही
महाराष्ट्र हो गया, वैसे राजस्थान में कम आएंगी, हरियाणा में कम आएंगी, दिल्ली में भी कम आएंगी। तो इन सब स्टेट्स की रिकवरी तो कहीं ना कहीं करनी है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो हो सकता है वो ऐसे निकल गया हो मुंह से, वो नहीं चाह रहे हो, लेकिन अब तो में कई बार प्रधानमंत्री जी बहुत सारी चीजें बोल देते हैं, तो वो बोल गए होंगे, लेकिन रिकवरी अच्छा, तो ये लोग क्या तेजस्वी, राहुल, मीसा भारती, ये लोग चिढ़ा रहे हैं क्या? केजरीवाल चिढ़ा रहे हैं क्या कि चलो चिढ़ाने में कहीं थोड़ा चिढ़ जाएं तो कुछ ऐसा कोई कदम उठा लें तो थोड़ा बहुत 1-2 सीट गिर जाए कहीं जर्जरा के? केजरीवाल बड़ी स्ट्रेटजी के साथ कोई बात कहते हैं, ये उनका वो जानबूझ के उस चीज को लेके आए योगी का मामला। और ये वो जब तक नहीं कह रहे थे उसके पहले भी ये मामला तो आम जनमानस में था ही, पत्रकारों के बीच में था ही, नेताओं के बीच में था कि योगी जी की सीट संकट में। बहुत सारे लोग पूछते थे क्या बदल देंगे क्या चुनाव के बाद। उन्होंने बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ ये फांसा फेंका और बहुत समय लगा बीजेपी को खंडन करने। पहले योगी जी खुद डिफेंड करते रहे, बाद में मोदी। अब आप देखोगे छठे पेज में क्या करना किया शुरू, योगी जी के साथ में जब भी रैलियां हुई या उनका नाम मोदी जी बहुत प्रोमिनेंटली ले रहे हैं। ये होम मिनिस्टर साहब भी खूब नाम ले रहे हैं योगी जी का। इसका मतलब अब उनको ये बात समझ में आई कि योगी जी बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं यूपी में, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता। पूरे देश में योगी की रैलियां आप देखिए, अगरतला से लेके राजस्थान तक। दुर्गेश जी, पंजाब में बड़ी डिमांड है उनकी, पंजाब में भी बड़ी, चंडीगढ़ में बड़ी जबरदस्त डिमांड थी उनकी। केजरीवाल को ये डर है इसी बात का, तो उन्होंने जो हमला किया योगी पर वो जानबूझ के किया। चंदन जी आ रहा हूं मैं, चंदन जी आता हूं आपके पास जी। इसी तरीके से ये, और जो राहुल गांधी मीसा भारती का ये वीडियो वायरल हुआ, दरअसल इनको वायरल किया गया है, ये बनाया गया है जो बाकायदा ये स्ट्रेटजी है कि इस तरीके के वीडियो को बहुत, जो लोग ज्यादा नहीं समझदार होते हैं ग्रामीण इलाकों में या वैसे लोग, वो तो एडवर्टीजमेंट को भी असली बात समझ लेते हैं, इसलिए उसको ऐसा बनाया गया है कि ये लगे लीक हुआ है, लेकिन वो एक लीक नहीं है, लीक तो नहीं है, लीक नहीं है। वो बाकायदे स्ट्रैटेजी बना के एक प्रचार का तरीका वो हमला कर रहे हैं। मनीष शर्मा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं काशी से। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मोदी जी लगातार काशी में इधर कैंप कर ही रहे थे, अब आज तो बंगाली में थे। ये जो जिस तरीके की स्थितियां बन रही, इंडिया ब्लॉक की स्थितियां बन रही, 1 जून को बैठक की बात हो रही, भारतीय जनता पार्टी भी स्ट्रैटेजी बना रही होगी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जानने वाले लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनकी विचारधारा को कैटर करने वाले लोग, वो या तो रिलैक्स हैं या रिलैक्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा, ये भी हो सकता है। लेकिन ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े जनाधार वाले नेता हैं और उन्होंने भारत की राजनीति की एक डायनामिक्स ही बदल दी है। मनीष जी। जी नहीं, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा था कि जरूर 2014 के बाद की जो यात्रा है मोदी जी की, तो कोई चीज जब गुणात्मक रूप से बहुत ऊपर जाने लगती है तो वो अपने उसकी कोई सीमा नहीं होती है कहाँ तक चली जाती है। लेकिन जब एक बार कोई आपके पास कोई आप लहर और कोई इस तरह का फैक्टर या कोई इस तरह का आप कोई केंद्रीय नैरेटिव नहीं बना पाते हैं तो आपके नीचे जाने का भी उसकी भी कोई सीमा नहीं होती। ये जो 2024 का चुनाव है और इसका जो छठा सातवां चरण का जो चुनाव है वो बहुत भाजपा के लिए बहुत नीचे जाने वाला चुनाव उस दिशा में बदल गया। और हम ये देख रहे हैं बार बार चरण दर चरण बातें बदल रही। मैं बनारस तक की बात बोल रहा हूँ कि बड़ा खतरा हो गया है मोदी जी के लिए। मैं खुद बनारस से बात कर रहा हूँ आपको कि क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? चंदन जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं क्या बात कर रहे हैं मनीष जी। जी मैं बिल्कुल मैं बहुत ही गंभीरता से और जिम्मेदारी पूर्वक आपसे बात बोल रहा हूँ कि ये जो पूर्वांचल का इलाका है, ये पूर्वांचल का इलाका आमतौर पे सामाजिक न्याय को लेकर के, संविधान को लेकर के, और ये जो बिहार से सटा हुआ जो इलाका है ये बहुत ही संवेदनशील है। ऐसे मसलों पे बहुत तीखा रिएक्शन यहाँ से होता है। और बिहार भी जो बगल का जो राज्य है वहाँ इन मसलों पे आपको याद होगा जब भागवत ने जब एक बार आरक्षण की समीक्षा की बात कर दी थी और 2015 में भूचाल आ गया था बिहार के अंदर। आप देख रहे होंगे जब जात जनगणना के सवाल पे पूरे देश में लोग उसको सरकार नकार रही थी, तो बिहार की जनता की जो संवेदना थी उसको लेकर के आप कल्पना करिए, वहां जात जनगणना का सर्वे करवाना पड़ा है।
तो मेरा ये कहना है कि सामाजिक न्याय का सवाल है, जो संविधान का जो सवाल है, आरक्षण का जो सवाल है, वो आप समझिए कि ये इस इलाके का सेंटर पॉइंट है। और दूसरी बात आपसे कहना चाहते हैं कि जो एंटी यादव जो माहौल बनाने की कोशिश हुई थी अन्य पिछड़े जातियों के साथ, जो एंटी जाटो बनाने की कोशिश हुई थी अन्य दलित जातियों के साथ, उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ा परिवर्तन है। वो आपस का जो टेंस है लो लेवल पे चला गया है, भाईचारा उसका सेंटर पॉइंट बन रहा है। और दूसरी बात आपसे एक और मैं कहना चाहता हूं, जो मैं कुछ लक्षणों की तरफ आपको इशारा करना चाहता हूं, कि जो पिछड़ा दलित का एंटी मुस्लिम जो पूरा माहौल पिछले 2 चुनाव से एक एंटी मुस्लिम जो उनको सेंट्रिक किया गया था, उसमें एक बड़ा बदलाव है। और इसलिए आप देखेंगे कि वो जो किसी दौर में जब वो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, घुसपैठिया या हिंदुओं का धन लूटने वाले, यही सवाल किसी जब और दौर होता जो कम्युनल टेंस का हाई लेवल होता, उस दौर में ये बड़ा मुद्दा बनता। और इसलिए आप देखेंगे कि बिहार से लेके महाराष्ट्र तक सारे एलआई भी कुछ बोलने लगे। नीतीश जी की भाषा बदल रही है, अजीत पवार ठीक है, कुछ ही दिन बाद देखेंगे बीजेपी के अंदर की भी भाषा बदलेगी मोदी जी को लेकर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चंदन जी, कितनी कंफर्टेबल सीटें आप मान रहे हैं देश में और बिहार में? चंदन जी, एनडीए की अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जी बोलिए जल्दी से। कह रहा हूं मैं कि ये गणना तो बड़े बड़े जो विश्लेषक हैं उन्होंने बता दिया है। प्रशांत किशोर जैसे एक जो सबसे बड़े देश में, अरे वो तो 6 महीना घूमते रहे, अपने चुनाव विश्लेषण नहीं किए इस बार। नहीं वो 6 महीना घूमते रहे, वो 6 महीना घूमते रहे, अपने दल का प्रचार करते रहे, अब विश्लेषण करने बैठ गए चुनाव में। अब उनको भूल जाइए इस बार। हम कह रहे 400 पार, हम कह रहे 400 पार, आप कहिए 400 पार। प्रशांत किशोर को मत लाइए जी। 1 मिनट सुन लीजिए ना, हम इसमें से जितने पत्रकार बैठे हैं कोई भी दावे के साथ 400 या 200 पार दावा नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरी बात की जो लोग उस धंधा को करते हैं, इसमें एक सबसे है योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। नहीं, योगेंद्र यादव का मैंने नाम भी नहीं लिया, तुलना मत करिए, मैंने नाम भी नहीं लिया। मैं ले रहा हूँ, राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे यात्रा में, तो प्रशांत जी क्या कर रहे थे? अरे प्रशांत जी क्या कर रहे थे भाई? प्रशांत जी ने, सुनिए श्रीमान मनोज जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुर्गेंद्र जी से बात कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर किसी दल के कार्यकर्ता नहीं है, उन्होंने उनका अपना दल है, दल बनाया है। जी हाँ, अपना दल बनाया है और किसी दल के लिए काम नहीं किया वो, है ना, कि उस दल के पीछे लगे हुए हों। योगेंद्र यादव नहीं है वो। मैं कह रहा हूँ 300 पार, आप भी कुछ कहिए, आप भी कुछ कहिए। मैं कह रहा हूँ बीजेपी 300 पार कर रही है, आप भी कुछ कहिए। लेकिन किसी दल का नहीं किया। मेरा यही कहना है कि यहाँ भ्रम जाल में हम लोग ना बैठे, ठीक है। 1 तारीख को 4 तारीख को कुछ तो कहिए, हम तो कह रहे हैं ना 300 पार, आप कुछ बताइए। हम तो कह रहे हैं एनडीए 300 पार जा रहा है, एनडीए 300 पार। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने कोई ऐसा ब्लंडर नहीं किया है कि जनता उनसे नाराज हो गई। ठीक है, ठीक है। मनोज मिश्रा, 20 सेकंड का रिएक्शन, फिर मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। मनोज मिश्रा, अभी भी वास्तव में मोदी का जो जनाधार है वो हवाबाजी में, भले आप सब लोग कह सकें, पत्रकार कहें, विपक्ष कहे, लेकिन अभी जनाधार मजबूत है मोदी का। दुर्गेन जी, एनडीए इंडिया 400 नहीं हो 543 540 लगा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब पत्रकार साथी हैं और जो जमीन पे देखते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। मोदी जी की लहर हो सकता हो कि बिहार में इस बार 42 में 43 आ जाए, मैं उस पर नहीं बात करता। और उत्तर प्रदेश में 80 में 73 और 64 और लगातार ये बात टक्कर की खुद भारतीय जनता पार्टी सारे नेता मान रहे हैं। अगर हम गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ और रायबरेली या बनारस की बात छोड़ दे तो बाकी सारी सीटों पर नेक टू नेक फाइट है। परिणाम की बात नहीं कर रहे, हम अनुमानों पर चर्चा करते हैं। और फिर कहूंगा, अखिलेश और राहुल को कोई बहुत योगदान नहीं है इसमें। जनता किन वजहों से, क्या कारण है? आरक्षण भी हो सकता है, वो संविधान भी हो सकता है, 10 साल की सरकार की इंडियन कमेटी हो सकती है। और एक समय था दुर्गेन भाई, यही बाबा 35 के पेट्रोल देने की बात करते थे, 100 पार कर गया। देखिए जनता क्या समझ लेती है और क्या नहीं समझ पाती है। आप मुझे बताइए, 2013 में जिन आंदोलन को लेकर के कितने लोग कन्विक्ट हुए? 2G 3G अन्ना जी लेकर के, करुणानिधि से लेके सबके साथ सरकारें बनाई है। और अगर
जम्मू कश्मीर सरकार मुक्ति के साथ बन सकती है तो राजनीतिक कुछ भी हो सकता है। मैं फिर कहना चाहूंगा कि कोई कुछ भी करे, पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं जो जमीन पे देख रहे हैं। ठीक बात। महेंद्र सिंह 10 सेकंड का रिएक्शन जल्दी से। महेंद्र सिंह अंतिम टिप्पणी। दुर्गेन जी, इस बार चुनाव जनता लड़ रही है, निश्चित तौर पर जनता खुद आगे आकर के वोट कर रही है, कहीं एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के, कहीं दूसरे फैक्टर्स को लेकर के। इस बार ये बात सही कह रहे हैं मनोज जी कि विपक्ष बहुत अच्छे से चुनाव नहीं लड़ा, ज्यादा क्रेडिट जाना चाहिए जनता को। जनता खुद विपक्ष के पास नजर आ रही है, ठीक है। जनता को। मनीष शर्मा अंतिम टिप्पणी 5 सेकंड। देखिए चंदन जी कुछ मानने को तैयार नहीं है और कह भी नहीं रहे कि 300 पार होंगे, और हम कह रहे हैं 300 पार। हम कह रहे हैं एनडीए 300 पार। आज हम कह रहे हैं एनडीए 300 पार, आप मत कहिएगा, लेकिन हम कह रहे हैं एनडीए 300 पार। चलो बोलिए 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 मनीष शर्मा, बहुत जल्दी मनीष शर्मा। मैं बस इसमें इतना कहना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर ने भी, उन्हीं की बात अगर मान ली जाए तो उन्होंने ही इस बात को स्वीकार किया है कि कोई मोदी लहर नहीं है, कोई जो है फैक्टर नहीं है। मोदी जी डिस्क्रेडिट हुए हैं पिछले दौर में, और ये आम चुनाव की तरफ बढ़ रहा है चुनाव, लेकिन उसके बावजूद वो बोलते हैं कि पिछले बार से कम नहीं होने जा रहे हैं। तो ये तो सही बोल रहे हैं, और ये कंट्राडिक्टरी बातें हैं। इसलिए अगर उन्हीं की माना जाए तो एक बात तो क्लियर है कि ये मोदी लहर में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, ये आम चुनाव की तरह लड़ा जा रहा है, और फिर उस आम चुनाव की तरह ही इस रिजल्ट को देखना। ठीक है। अखिलेश, क्या बीजेपी या एनडीए गठबंधन की तरफ से कुछ आपको दिल्ली में हलचल, तैयारी, बैठक कुछ दिख रही क्या? अखिलेश अनम्यूट करिए। अखिलेश जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की तैयारी तो खैर नजर आने लगी। एनडीए की अगर इंडिया गठबंधन की तैयारी तो जरूर है, और तैयारी देखी भी जा सकती है, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन ने 1 जून की बैठक बुलाई है तो ये कहा जा सकता है एनडीए की बात कर रहे हैं, इंडिया पे बात कर चुके हैं। एनडीए बीजेपी का अगर देखा जाए तो बीजेपी फिलहाल तो उनके यहाँ बैठकों का दौर हर समय चलता है, और हर एडवांस बैठकें होती हैं। अभी जो चुनावी आखिरी चरण, 7वें चरण की जो चल रही है तैयारी, उस पर चुनाव प्रचार में भले ही लगे हों, लेकिन आगे कितनी सीटें आएंगी, सीटों के बाद किसको साथ और लाना है, अगर कम पड़ता है तो किसको तोड़ना है, इस तरह के लगातार वहां रणनीति चल रही है। कौन साथ आ सकता है, कौन लाया जा सकता है, इन तमाम चीजों पर पहले से ही वहां पर लोग लगे हुए हैं और उनको लगाया गया। इसमें उत्तर प्रदेश तो खासकर सुनील बंसल की नजर लगी हुई है, जैसे कि जौनपुर में धनंजय सिंह को सीट जिताने के लिए लाया गया। तो तमाम इस तरह की रणनीति बीजेपी में चल रही है और लगातार चल रही है। लेकिन कांग्रेस की गठबंधन की जो 1 जून को बैठक बुलाएगी, वो भी 4 जून की तैयारी को ही देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना आशीर्वाद और स्नेह देते हैं। बड़ा सवाल यही है, एक बात सारे विश्लेषक मान रहे हैं या तो सुपड़ा साफ या बहुत जबरदस्त तरीके से मेजॉरिटी। अब ये दोनों के साथ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।